हेलो एवरीवन। तो आप में से बहुत लोगों की क्वेरीज थी रिगार्डिंग डिस्क्रिप्टिव पेपर कि एसबीआई पीओ 2026 में डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखने का बेस्ट तरीका क्या है, और आपकी बहुत सारी डाउट भी है क्योंकि आपको पता है ये रिसेंटली एसबीआई पीओ ने डिस्क्रिप्टिव का पैटर्न चेंज कर दिया है। अब उसमें ईमेल को इंक्लूड किया, ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, प्रीसीज राइटिंग और सिचुएशनल एनालिसिस। तो बच्चों को पता नहीं चल रहा है कि ईमेल राइटिंग में करेक्ट फॉर्मेट क्या है, रिपोर्ट राइटिंग कैसे करे, प्रीसीज राइटिंग क्या होता है, और सिचुएशनल एनालिसिस में तो बहुत बच्चे कंफ्यूजन है। ठीक है, तो खासकर जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है उनको डिस्क्रिप्टिव में बहुत डर लग रहा है और उनको पता नहीं चल रहा है कि कैसे अच्छा स्कोर करो। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने बताया है कि ईमेल राइटिंग में किस फॉर्मेट को यूज किया जाए, रिपोर्ट राइटिंग कैसे किया जाए, प्रीसीज राइटिंग क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से समझाया है, और सिचुएशनल एनालिसिस को हम लोग कैसे लिखेंगे इन द कमिंग एसबीआई पीओ 2026 एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जितनी भी क्वेरीज है, जितने भी डाउट है रिगार्डिंग डिस्क्रिप्टिव सेक्शन ऑफ एसबीआई पीओ 2026, वो सारी रिमूव हो जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर इस वीडियो को आप देखोगे तो जरूर 40 प्लस तो आप टारगेट लेके चल सकते हो डिस्क्रिप्टिव में। ठीक है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव इस बार गेम चेंजर होने वाला है, क्योंकि आपको पता ही रहता है कि एसबीआई पीओ मेंस पेपर टफ होता है, तो जो भी डिस्क्रिप्टिव में अच्छा स्कोर करेगा, 40 प्लस स्कोर करेगा, उसके सिलेक्शन के चांसेस और बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो गाइज इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपकी डिस्क्रिप्टिव की सारी डाउट्स रिमूव हो जाएगी आज, और यू विल मेक श्योर कि 40 प्लस आप स्कोर करो ही करो इन द कमिंग एसबीआई पीओ 2026 एग्जामिनेशन। ठीक है, तो गाइस चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस सबसे पहले देख लेते हैं फॉर्मल ईमेल को कैसे लिखें। तो इसमें एक क्वेश्चन है मेरा कि राइट एन ईमेल टू ब्रांच मैनेजर ऑफ मुंबई मेट्रो ब्रांच फॉर एक्सटेंशन ऑफ लोन ईएमआई ड्यू डेट। मतलब क्या है, मुझे ब्रांच मैनेजर जो मुंबई मेट्रो ब्रांच का ब्रांच मैनेजर है उसको एक ईमेल करना है, किसके रिगार्डिंग, मेरा लोन ईएमआई का जो ड्यू डेट है उसको बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो देखना इस फॉर्मल ईमेल को लिखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे भाई, सबसे पहले टू लिखेंगे, किसको भेजना है। तो टू में क्या करेंगे, जिसको भेजना है उसका ईमेल आईडी लिखेंगे। जैसे ब्रांच मैनेजर मुंबई मेट्रो का क्या है, उसका ईमेल आईडी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, bm@, मान लो उसका है mumbai metro.com, ये उसका ईमेल आईडी है। ठीक है, mumbai metro.com। ठीक है, तो जो भी ईमेल आईडी है सामने वाला का उसको लिखेंगे टू में। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, मतलब किसके रिगार्डिंग हम ईमेल कर रहे हैं उसको लिखेंगे। तो देखना यहाँ गलती मत करना, बहुत लंबा चौड़ा सब्जेक्ट मत लिखना, सब्जेक्ट हमेशा मतलब प्रिसाइज लिखना, मतलब ब्रीफ में लिखना। जैसे यहाँ पे हमको क्या करना है भाई, उसको क्यों हम लोग ईमेल कर रहे हैं कि अपना लोन ईएमआई ड्यू डेट जो है उसको एक्सटेंड करना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, रिक्वेस्ट फॉर एक्सटेंशन ऑफ लोन ईएमआई ड्यू डेट। तो क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट मेरा क्या हो जाएगा, रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम उसको। ठीक है, रिक्वेस्ट फॉर, किस चीज के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक्सटेंशन के लिए, मतलब डेट बढ़ाने के लिए। एक्सटेंशन मतलब क्या होता है, बढ़ाना, एक्सटेंशन ऑफ लोन ईएमआई ड्यू डेट। ठीक है, लोन ईएमआई ड्यू डेट। ठीक है, तो ये मेरा सब्जेक्ट होगा, एंड मेक श्योर सब्जेक्ट थोड़ा ब्रीफली लिखना, छोटा लिखना, जो मेन चीज आप जिसके रिगार्डिंग मेल कर रहे हो उसको लिखना। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, सैल्यूटेशन, मतलब मान लो ब्रांच मैनेजर अगर वहां के मेल है तो हम लोग डियर सर लिखेंगे, और अगर फीमेल है तो हम लोग क्या लिखेंगे, डियर मैम। ठीक है, तो सैल्यूटेशन लिखेंगे डियर सर या मैम, मतलब डिपेंड करता है कि ब्रांच मैनेजर मेल है या फीमेल है। ठीक है, और अगर आपको नहीं दिया रहे तो दोनों लिख सकते हो, सर आई मैम दोनों लिख सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे भाई, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सोचेंगे पहले, पहले क्या लिखना है। देखो पहले जो होगा वो क्या आएगा, वो आएगा आपका ओपनिंग लाइन, मतलब क्या पर्पस है आपका ईमेल भेजने का। तो मेरा पर्पस क्या है भाई, उसको बोलना है कि मेरा जो लोन का ईएमआई का ड्यू डेट है उसको क्या करना है, बढ़ाना है, और मुझे कारण भी देना है क्यों बढ़ाना है। कोई मेरी इमरजेंसी आ गई फाइनेंशियल, उसके कारण बढ़ाना है तो उसको लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, बडी में मतलब मेन क्या आएगा, कि हम लोग जो है ईएमआई को ये भी बोलोगे कि मैं पिछले कुछ समय से सही से भर रहा था, लेकिन अभी ये वन टाइम का दिक्कत है। ठीक है, और मेक श्योर मेरा ईएमआई का डेट जितना आपको रखवाना है उसके लिए रिक्वेस्ट कर दोगे। और लास्ट में क्या लिखेंगे क्लोजिंग में, कि मतलब उसको थैंक यू बोलेंगे कि मैं ग्रेटफुल हूँ, और बोलूंगा होपफुली आप मेरी रिक्वेस्ट को कंसीडर करोगे। ठीक है, और लास्ट में क्या आएगा, कि जो क्लोजिंग होता है सिंसियरली करके अपना नेम देके हम लोग ईमेल को फिनिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे भाई, डियर सर मैम को लिखेंगे, आई एम राइटिंग दिस ईमेल, क्यों लिख रहे हैं भाई, आई एम राइटिंग दिस ईमेल, मतलब मैं ये ईमेल लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग दिस टू रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट करने के लिए कर रहे हैं ना, रिक्वेस्ट ए शॉर्ट एक्सटेंशन, मतलब थोड़ा बढ़ा दीजिए टाइम लाइन, जो मेरा किस चीज के लिए टाइम बढ़ाना है भाई, ईएमआई के लिए ना,
शॉर्ट एक्सटेंशन फॉर माई अपकमिंग अपकमिंग लोन ईएमआई, ठीक है, अपकमिंग लोन ईएमआई। तो ये लिखोगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं मेल लिख रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उसको कि शॉर्ट एक्सटेंशन कर दे जो मेरा अपकमिंग लोन ईएमआई है। तो आपको ये भी लिखना होगा कि वो कब पैसा कटेगा आपका लोन का, जो हफ्ता है, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप? शेड्यूल्ड, मतलब वो कब शेड्यूल्ड है वो लिखोगे। तो वो कब कटेगा आपका हफ्ता वो भी लिखोगे शेड्यूल्ड। कब है शेड्यूल्ड भाई? देखो, शेड्यूल्ड फॉर, मान लो आपका जो लोन का हफ्ता कटने वाला है 15 जून 2026 को कटेगा, ठीक है। तो 15 जून 2026 को कटेगा, उसी हफ्ता को क्या करना है आपको? डेट को आगे बढ़ाना है। अब आप रीजन लिखोगे क्यों आप नहीं भर पा रहे हो। क्या लिखोगे? अनएक्सपेक्टेड ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड मेडिकल इमरजेंसी इन माय फैमिली, मतलब मेडिकल इमरजेंसी आ गई आपके फैमिली में, इसी के कारण आप लोन का हफ्ता नहीं भर पा रहे हो, ठीक है। तो आपको रीजन लिखना पड़ेगा क्यों नहीं हफ्ता भर पा रहे हो, ठीक है। इन माय फैमिली, आई एम करेंटली, मतलब मैं करेंटली जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, ठीक है। और ये लिखना करेंटली फेसिंग टेम्परोरी, मतलब ये नहीं लिखना कि मतलब अभी बस कुछ समय के लिए मेरी फाइनेंशियल दिक्कत है, आगे चल के ठीक हो जाएगी। फेसिंग टेम्पररी, टेम्पोररी, ठीक है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मतलब अभी मैं थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, ठीक है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, ठीक है। एंड रिक्वायर फ्यू एडिशनल डेज, मतलब मुझे कुछ और समय चाहिए, कुछ और मोहलत चाहिए हफ्ता भरने के लिए, ठीक है। तो क्या लिखोगे? एंड रिक्वायर फ्यू एडिशनल डेज, फ्यू एडिशनल डेज चाहिए मुझे, फ्यू एडिशनल डेज, ठीक है, टू अरेंज फंड्स, मतलब फंड को अरेंज करने के लिए मुझे कुछ और मोहलत चाहिए, तो ऐसा लिखोगे, ठीक है, अरेंज द फंड्स। तो अब ये हो गया। अब आप क्या लिखोगे कि आप ये भी बोलोगे कि मैं अपना हफ्ता टाइम से भर रहा था, आप उसको भरोसा दिलाओगे कि बस ये एक बार की बात है, आगे ऐसा नहीं होगा। तो आप क्या लिखोगे? आप आई हैव बिन पेइंग, मतलब मैं हफ्ता टाइम से भर रहा हूं, जब से मैंने लोन लिया है। आई हैव बिन पेइंग माई ईएमआई कंसिस्टेंटली, मतलब लगातार भर रहा हूं, ठीक है, कंसिस्टेंटली, कंसिस्टेंटली लगातार, ठीक है, फॉर पास्ट 24 मंथ्स, फॉर पास्ट मतलब 24 महीने से, मैं पिछले 24 महीने से मैं हफ्ता टाइमली रेगुलर भर रहा हूं, उसको भरोसा दिलाओगे कि बस ये एक बार की बात है। और क्या करोगे? एंड आई एश्योर यू, मतलब मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, आई एश्योर यू, ठीक है, दैट दिस इज द वन टाइम डिले, दैट दिस इज वन टाइम डिले, बस ये एक बार की बात है, ठीक है। मतलब आप उसको भरोसा दिलाना चाहते हो आगे चल के ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आई काइंडली रिक्वेस्ट टू, अब आप ये बताओगे कि आपको ईएमआई कितना दिन के लिए बढ़ाना है, ठीक है, एग्जैक्ट डेट बताओगे। आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू, क्या रिक्वेस्ट करोगे भाई? आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू एक्सटेंड, एक्सटेंड माई ईएमआई, एक्सटेंड मतलब बढ़ा दीजिए मेरा ईएमआई, एक्सटेंड माई ईएमआई ड्यू डेट टू, कब बढ़ाना है आपको? 15 जून था, तो 15 जून से मान लो आप 25 जून, 10 दिन और बढ़ाना चाहते हो, ठीक है। 25 जून 2026 विदाउट पेनल्टी, और हो सके तो पेनल्टी नहीं लीजिए, ठीक है, विदाउट पेनल्टी इफ पॉसिबल, ठीक है, पेनल्टी इफ पॉसिबल। ये तो अब बैंक वाला डिसाइड करेगा, ब्रांच मैनेजर, की आपको पेनल्टी लगेगी कि नहीं, लेकिन आप रिक्वेस्ट करोगे कि प्लीज पेनल्टी नहीं लगाइए, ठीक है। अब क्या लिखोगे आप? अब आप थैंक बोल के उसको फिनिश करोगे। अब क्या बोलोगे? आई वुड बी, आई वुड बी ग्रेटफुल, मैं ग्रेटफुल होऊंगा अगर आप मेरे रिक्वेस्ट को कंसिडर करोगे, ठीक है। तो आई वुड बी ग्रेटफुल इफ यू कंसिडर माई रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे रिक्वेस्ट को विचार करोगे, ठीक है, इफ यू कंसिडर माई रिक्वेस्ट, ठीक है। और क्या लिखोगे भाई कि अगर आपको कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए होगा तो मुझे बताइएगा। क्या होगा? क्या लिखोगे? ऑल्सो प्लीज लेट मी नो, मतलब प्लीज मुझे बताइएगा, प्लीज लेट मी नो इफ एडिशनल डॉक्यूमेंट नीडेड, ठीक है, इफ एडिशनल मतलब अगर और कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होगा ईएमआई का हफ्ता बढ़ाने के लिए तो मुझे बताइएगा, ठीक है। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स नीडेड फॉर दिस प्रोसेस, ठीक है, नीडेड फॉर दिस प्रोसेस फ्रॉम माई साइड, मेरे तरफ से, फॉर दिस प्रोसेस फ्रॉम माई साइड, ठीक है, फ्रॉम
माई साइड, ठीक है। और लास्ट में क्या करोगे, अब इसको एंड करना है तो उसको थैंक बोलोगे, सिंसियरली लिखोगे, सिंसियरली, और अपना फुल नेम लिखोगे। मान लो आपका नेम है विजय प्रकाश, तो पूरा नेम लिखोगे, नेम के साथ टाइटल भी लिखोगे, क्योंकि ये क्या है भाई, फॉर्मल फॉर्मल ईमेल में पूरा नेम लिखते हैं, ठीक है। तो सिंसियरली, योर सिंसियरली करके अपना नेम लिखोगे, ठीक है। तो गाइस इस तरह लिखोगे, आपका जो फॉर्मल ईमेल होगा ये इस तरीके से लिखा जाएगा। सबसे पहले आप क्या करोगे, टू, जिसको भेजना है उसका ईमेल आईडी, और उसके बाद सब्जेक्ट लिखोगे। और सब्जेक्ट हमेशा शॉर्ट लिखना, शॉर्ट एंड प्रिसाइज, जो काम की बात है उसी को लिखना, ज्यादा लंबा चौड़ा मत लिखना। जैसे इस केस में था रिक्वेस्ट फॉर एक्सटेंशन ऑफ लोन ईएमआई ड्यू डेट, ठीक है, लोन के हफ्ते को बढ़ाने के लिए लिखना था, ठीक है। उसके बाद सैल्यूटेशन, डियर सर या मैम, अगर ब्रांच मैनेजर मेल है तो सर, अगर फीमेल है तो मैम, ठीक है। और उसके बाद ये जो है स्टार्टिंग लाइन क्या आ जाएगा, ये मेन पार्ट है, बॉडी है उसका, क्यों आप कर रहे हो ईमेल, उसका रीजन लिखोगे, ठीक है। और ईएमआई क्यों नहीं भर पा रहा है उसका कारण लिखोगे, मेडिकल इमरजेंसी के कारण नहीं भर पा रहे हो, ठीक है। और ये भी लिखोगे कि ये जो आप इशू फेस कर रहे हो ये टेम्पररी इशू है, मतलब कुछ टाइम के लिए ही दिक्कत है, और आपको कुछ और एक्स्ट्रा डे चाहिए फंड को अरेंज करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आप क्या लिखोगे, ये भी उसको भरोसा दिलाओगे कि मैं अपना लोन जो है सही से भर रहा था 24 महीने से, और मैं भरोसा दिलाता हूं बस ये एक टाइम का ही देर है, ठीक है। और उसके बाद आप जो जितना डेट चाहते हो बढ़ाना उसको लिख दोगे, और रिक्वेस्ट करोगे कि प्लीज पेनल्टी नहीं लगाइए। और लास्ट में क्या करोगे, फिनिशिंग, मतलब मैं ग्रेटफुल हूंगा अगर आप मेरे रिक्वेस्ट को कंसीडर करोगे, ठीक है। और ये भी बोलोगे कि अगर कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए होगा तो मुझे बताइएगा, मुझे इन्फॉर्मेशन दीजिएगा। और लास्ट में क्या करोगे, सिंसियरली, योर सिंसियरली, अपना फुल नेम लिखोगे, क्योंकि ये भाई फॉर्मल ईमेल है, ठीक है। तो गाइस फॉर्मल ईमेल को आप इस तरह लिखना, और हायर चांस है आपको फॉर्मल ईमेल भी आएगा, तो इस तरह का आप लिखोगे तो सही रहेगा, और आपको नंबर भी अच्छे मिलेंगे। तो गाइस इसमें क्या सबसे जरूरी है, तो सबसे पहले जो है आपकी मतलब ग्रामर सही रहनी चाहिए, ठीक है। आपकी क्या ग्रामर सही रहनी चाहिए। तो गाइस क्या होनी चाहिए, सबसे पहले आपकी ग्रामर सही रहनी चाहिए, मेक श्योर आप ग्रामर में मिस्टेक नहीं करो। इसके अलावा जो वोकाबुलरी है, वोकैब को सही रखना, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज है। और फ्लो जो है आपका कि किस वे में लिखना चाहते हो, पहले इंट्रो दोगे थोड़ा, ठीक है, उसके बाद मेन जो बॉडी आता है, मेन जो पार्ट है, मेन बॉडी आता है, ठीक है। और लास्ट में क्या होगा, फिनिशिंग या कंक्लूजन, ठीक है, तो वो अच्छे से करना। तो यही तीन चीज है फॉर्मल ईमेल लिखने के लिए। तो गाइज होपफुली आप के लिए जो भी आपको फॉर्मल ईमेल आएगा एग्जाम में, वर्ड लिमिट जनरली इसका 150 टू 200 वर्ड्स रहेगा, तो जितना भी रहेगा वो क्वेश्चन में दिए रहेगा कि इतने वर्ड लिमिट में लिखने, तो उतने वर्ड लिमिट में लिखिएगा। थोड़ा 5-10 वर्ड आगे पीछे हो गए तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेक श्योर बहुत लंबा मत लिखिएगा और बहुत छोटा भी नहीं लिखिएगा, जितना वर्ड लिमिट होगा उसी के आसपास लिखिएगा, ठीक है। जनरली 150 टू 200 वर्ड्स होता है, लेकिन एग्जाम के डायरेक्शन में जितना आपको रहे उसके अकॉर्डिंग लिखिएगा। तो गाइस अब आते हैं रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग भी आपको एसबीआई पीओ डिस्क्रिप्टिव में आजकल पूछा जा रहा है, ठीक है, जब से पैटर्न चेंज हुआ है। तो जनरली ये 100 टू 150 वर्ड्स में आपको लिखना होता है, ठीक है। तो एग्जाम में डायरेक्शन अच्छे से पढ़ लेना, और जितने वर्ड्स बोलेगा उतने में ही लिखना, उससे ज्यादा थोड़ा 5-10 वर्ड चलेगा, बहुत ज्यादा नहीं खींचना और छोटा भी नहीं लिखना। तो देखो रिपोर्ट राइटिंग कैसे लिखते हैं मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। एक क्वेश्चन है, राइट ए रिपोर्ट टू जोनल मैनेजर देहरादून अबाउट सिस्टम फेलियर इंसिडेंट एट नैनीताल ब्रांच। तो ब्रांच मैनेजर जो है नैनीताल ब्रांच का, उसको रिपोर्ट लिखना है, इंटरनल रिपोर्ट बोल सकते हैं। किसको लिखना है, जोनल मैनेजर देहरादून को, किसके अबाउट, सिस्टम फेलियर, मतलब जो नैनीताल ब्रांच है उसमें सिस्टम फेल कर गया उसके रिगार्डिंग रिपोर्ट लिखना है। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, रिपोर्ट में क्या लिखते हैं, सबसे पहले टाइटिल, रिपोर्ट का टाइटिल क्या होगा। तो इस केस में क्या टाइटिल है भाई, देखो सिस्टम फेलियर है, इसी को लिखेंगे, तो क्या होगा, रिपोर्ट ऑन सिस्टम फेलियर इंसिडेंट, ठीक है, रिपोर्ट ऑन सिस्टम फेलियर इंसिडेंट, ठीक है, सिस्टम फेलियर इंसिडेंट, ठीक है, सिस्टम फेलियर इंसिडेंट। और ये भी लिखेंगे किस ब्रांच में भाई ये सिस्टम फेलियर हुआ है, ठीक है, तो इंसिडेंट एट नैनीताल ब्रांच में हुआ है, तो उसको लिख देंगे नैनीताल ब्रांच। तो ठीक है, तो टाइटल ज्यादा बड़ा मत खींचना, हमेशा प्रिसाइज लिखना, ब्रीफ में छोटा लिखना, जो काम की बात है उसी को लिखना। तो क्या टाइटल है भाई, रिपोर्ट ऑन सिस्टम फेलियर इंसिडेंट एट नैनीताल ब्रांच, मतलब सिस्टम फेलियर का जो घटना हुआ है नैनीताल ब्रांच के उसके रिगार्डिंग रिपोर्ट है। और क्या लिखेंगे, डेट, तो डेट भाई जो करंट डेट में हम सेंड कर रहे हैं रिपोर्ट, वो डेट लिखेंगे। जैसे आज डेट कितना है भाई, आज डेट है आपको 11 जून है, ठीक है, तो आज का डेट लिख दो 11 जून
2026। तो जब आप रिपोर्ट लिख रहे हो उसकी डेट लिख लोगे। उसके बाद क्या लिखोगे भाई? फ्रॉम, मतलब कौन भेज रहा है भाई? इस केस में जो ब्रांच मैनेजर है नैनीताल ब्रांच की, वो भेज रही है जोनल मैनेजर को। तो फ्रॉम मतलब किससे जाएगा? नैनीताल ब्रांच के ब्रांच मैनेजर का आएगा इसमें, ठीक है, जो भेज रहा है। तो फ्रॉम में क्या लिखेंगे? फ्रॉम में लिख दो मोहन, मोहन प्रकाश, ठीक है, मोहन प्रकाश से ब्रांच मैनेजर, ठीक है। मोहन प्रकाश जो है ये कौन है भाई? ब्रांच मैनेजर नैनीताल, ब्रांच मैनेजर नैनीताल, वहां का ये ब्रांच मैनेजर है नैनीताल ब्रांच का, तो उसको लिख दिया, ठीक है। ये लिख लिया। आगे क्या लिखना है? टू, किसको भेज रहे हैं? अब हम किसको भेज रहे हैं? जोनल मैनेजर जो है देहरादून का, उसको भेज रहे हैं ना, तो किसको लिखेंगे? टू द जोनल मैनेजर, जो जोनल मैनेजर है, हेड ऑफिस है, ठीक है, उसको भेज रहे हैं देहरादून, ठीक है, देहरादून सर्किल, देहरादून सर्किल का पार्ट है ये, ठीक है। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे? सबसे पहले रिपोर्ट में क्या लिखेंगे? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब देंगे कि क्या आखिर मेरा सिचुएशन है, उसको थोड़ा डिफाइन करेंगे, क्या प्रॉब्लम हुई है उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। तो क्या हम लोग लिखेंगे कि दिस इज ए रिपोर्ट अबाउट सिस्टम फेलियर इंसिडेंट दैट ऑकर्ड ऑन इस डेट में हुआ एट इस ब्रांच में ड्यूरिंग ट्रांजेक्शन आवर। तो क्या लिखेंगे भाई? इंट्रोडक्शन में लिखेंगे दिस इज ए रिपोर्ट, ये रिपोर्ट है, किसके बारे में रिपोर्ट है भाई? दिस इज ए रिपोर्ट अबाउट, किसके रिगार्डिंग है? अबाउट सिस्टम फेलियर इंसिडेंट, सिस्टम फेलियर, सिस्टम फेलियर, ठीक है, इंसिडेंट घटना, सिस्टम फेलियर इंसिडेंट एट नैनीताल ब्रांच, कहाँ पे है? तो ये भी लिखोगे नैनीताल ब्रांच में वो घटना हुई है सिस्टम फेलियर की, ठीक है, नैनीताल ब्रांच। ऑन डेट लिखोगे, किस डेट को हुआ था? तो मान लो 11 जून को आप कर रहे हो, डेट भेज रहे हो, तो मान लो 10 जून को वो घटना हुई होगी और आप नेक्स्ट डे भेज रहे हो, ठीक है, तो 10 जून 2026 ये डेट लिख दोगे, ठीक है। ड्यूरिंग, ड्यूरिंग ये भी लिखोगे किस टाइम हुआ था? ड्यूरिंग पीक ट्रांजैक्शन आवर्स, ठीक है, जब बहुत सारे कस्टमर की भीड़ थी और बहुत ट्रांजैक्शन हो रहा था, उसी समय सिस्टम फेलियर की ये घटना हुई, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया आपको, ठीक है, ड्यूरिंग पीक ट्रांजैक्शन आवर्स, ठीक है। अब आगे क्या लिखोगे? डिटेल्स ऑफ द इंसिडेंट, जो घटना हुई उसका पूरा डिटेल दोगे, क्या? डिटेल्स ऑफ द इंसिडेंट, ये जो सिस्टम फेलियर का घटना हुआ है इसका थोड़ा डिटेल लिखोगे, डिटेल्स ऑफ द इंसिडेंट, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे भाई? डिटेल्स ऑफ द इंसिडेंट। तो देखो क्या बोलोगे कि मतलब इस टाइम के राउंड जो था कोर बैंकिंग सिस्टम या जो सिस्टम आपके ब्रांच का था, उसने क्या हुआ? टेक्निकल फेलियर आ गया और इससे क्या हुआ? सारा जो ट्रांजेक्शन था वो रुक गया, जिससे क्या हो गया? कस्टमर को देर हुई और उससे क्या हुआ? ब्रांच में बहुत भीड़ जमा हो गया और आईटी सिस्टम जो था उसको कांटेक्ट किया गया ब्रांच के स्टाफ्स ने, ठीक है, और सर्विस जो है कितना टाइम में चालू हो गया वो भी लिखोगे। तो डिटेल्स ऑफ द इंसिडेंट में क्या लिखेंगे भाई? लिखोगे कि अराउंड 12 पीएम, मतलब 12 बजे के आसपास, द कोर बैंकिंग सिस्टम, मतलब जो सिस्टम था बैंक का, द कोर बैंकिंग सिस्टम, कोर बैंकिंग सिस्टम सीबीएस जिसको बोलते हैं, ठीक है, सीबीएस जो था एक्सपीरियंस्ड है, मतलब उसमें क्या कुछ घटना हुई, एक्सपीरियंस किया उसने, एक्सपीरियंस्ड ए सडन टेक्निकल फेलियर। सडन मतलब अचानक से हो गया, कोई रेडी नहीं था इसके लिए, लेकिन टेक्निकल फेलियर अचानक से हो गया, सडन टेक्निकल फेलियर, ठीक है। हाल्टिंग मतलब हाल्टिंग ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जिसके कारण जो सारा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन था तो क्या हो गया? रुक गया, ठीक है। अब जब सिस्टम ही नहीं चलेगी तो भाई ट्रांजेक्शन कैसे होगा? तो ट्रांजेक्शन नहीं हो पा रहा था, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ठीक है। एज ए रिजल्ट उसके कारण क्या हुआ भाई? एज ए रिजल्ट क्या हुआ? उससे कस्टमर को देरी हुई, कस्टमर फेस्ड, कस्टमर्स फेस्ड डिलेज, कस्टमर को क्या हुआ भाई? देर हुआ, डिलेज हुआ, ठीक है। एंड ड्यू टू दिस हैवी फुटफॉल, हैवी फुटफॉल, फुटफॉल, हैवी फुटफॉल भी बोल सकते हैं। फुटफॉल होता है मतलब जो कस्टमर का भीड़ था वो ब्रांच में बढ़ गया, ठीक है, लोड बढ़ गया। हैवी फुटफॉल इंक्रीज इनसाइड द ब्रांच, बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है, इंक्रीज इनसाइड द ब्रांच, मतलब बहुत लोगों का भीड़ लग गया। तो ये लिखोगे आप, और ये भी लिखोगे
कि आईटी सपोर्ट टीम को कांटेक्ट किया गया। आईटी सपोर्ट टीम ही ठीक करेगा ना, टेक्निकल इशू है। तो आईटी सपोर्ट टीम वाज कॉन्टेक्टेड, उसको कांटेक्ट किया गया इमीडिएटली, तुरंत किया गया। तो भाई आप तो ये बोलोगे ना कि मैंने अपने तरफ से तुरंत रिपोर्ट किया, ठीक है, बोलोगे ना ऐसा? तो इमीडिएटली उसको रिपोर्ट किया। एंड क्या हुआ उसके बाद, जब आईटी टीम को रिपोर्ट किया गया तो उसके बाद जो सर्विसेज था वो रिस्टोर कर दिया गया। सर्विसेज वेयर रिस्टोर्ड, रिस्टोर्ड मतलब वापस सही कर दिया गया। रिस्टोर्ड विद इन कितने टाइम में कर दिया गया? 1 घंटे के अंदर जो था सिस्टम को सही कर दिया गया, ठीक है। तो ये हो गया डिटेल्स ऑफ द इंसिडेंट, ठीक है, कि 12 बजे था, कोर बैंकिंग सिस्टम एक्सपीरियंस ए सडन टेक्निकल फेलियर, ठीक है, जिससे जो सारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन था वो रुक गया। हाल्टिंग मतलब रुक गया। एज ए रिजल्ट कस्टमर को डिले हुआ, फेस डिले, एंड ड्यू टू दिस हैवी फुटफॉल इंक्रीज इनसाइड द ब्रांच, जिससे ब्रांच में कस्टमर लोगों की बहुत भीड़ जमा हो गई। उसके बाद द आईटी सपोर्ट टीम को कांटेक्ट किया गया तुरंत, इमीडिएटली, और सर्विसेज को वापस सही किया गया, रिस्टोर्ड किया गया विद इन 1 आवर, 1 घंटे के अंदर ही सर्विस को रिस्टोर किया गया, ठीक है। तो ये हो गया डिटेल्स ऑफ द इंसिडेंट, ठीक है, इस तरह लिखेंगे। अब आगे क्या लिखेंगे भाई? काउज दोगे, क्यों हुआ था भाई सिस्टम फेलियर, उसको लिखोगे। तो गाइस काउज क्या था, सिस्टम फेलियर का रीजन क्या था, उसको लिखोगे, ठीक है। तो गाइस काउज में क्या लिखोगे? तो क्यों सिस्टम फेल हुआ, आईटी जो टीम आई उसने क्या बोला कि कुछ सर्वर का इशू था, ठीक है। द क्या लिखोगे? द इशू, द इशू वाज, the issue was due to सर्वर फेलियर, मतलब जो सर्वर था उसमें क्या हुआ, फेल कर गया था। सर्वर फेलियर एज रिपोर्टेड बाय, एज रिपोर्टेड बाय आईटी टीम्स, मतलब जैसा आईटी टीम्स ने बताया कि जो सर्वर था उसमें फेलियर हो गया, उसके कारण जो था ये इशू हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या लिखोगे कि आफ्टर रिस्टोरेशन, जैसे ही सिस्टम सही हुआ, रिस्टोरेशन, ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मतलब जितना भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अटक गया था, ठीक है, ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वेयर सेटल्ड, मतलब उसको क्या किया गया, सेटल कर दिया गया, उसको ठीक कर दिया गया आफ्टर रिस्टोरेशन, ठीक है। तो ये लिखोगे। अब लिखोगे कॉज हो गया, अब है एक्शन टेकन, क्या आपने एक्शन लिया भाई? तो गाइज अब आते हैं एक्शन टेकन, मतलब ब्रांच मैनेजर था जो नैनीताल ब्रांच का, उसने क्या एक्शन लिया। तो देखो, एज प्रिकॉशनरी मेजर उसने कुछ लिया होगा, कुछ लॉग मेंटेन किया होगा, ठीक है, कि ये बाद में ऐसी इशू ना हो। और आईटी टीम ने भी अपने तरफ से कुछ किया होगा, तो उसको लिख लेंगे। तो क्या लिखेंगे? एज प्रिकॉशनरी मेजर, ठीक है, प्रिकॉशन लिया उसने कि बाद में ऐसी घटना ना हो, एज प्रिकॉशनरी, ठीक है, प्रिकॉशनरी मेजर वी हैव एडवाइज्ड, ठीक है, वी हैव एडवाइज्ड, मतलब हमने एडवाइज किया, वी हैव एडवाइज्ड स्टाफ, स्टाफ को एडवाइज किया, क्या एडवाइज किया भाई? टू मेंटेन मैनुअल लॉग, मतलब जब सिस्टम फेल कर गया तो मेंटेन मैनुअल लॉग, मैनुअली जो हम लोग फाइल में लिखते हैं कि इस समय सिस्टम गड़बड़ हुआ और क्यों गड़बड़ हुआ, उसको बोलते हैं मैनुअल लॉग्स, ठीक है। मेंटेन मैनुअल लॉग्स ड्यूरिंग सच इंटरप्शंस, ठीक है, मतलब इस तरह के बाधा में मैनुअल लॉग को मेंटेन करे, ठीक है, ड्यूरिंग सच इंटरप्शन। इंटरप्शन का क्या मतलब होता है भाई? बाधा, मतलब कोई काम में बाधा, सिस्टम फेलियर तो बाधा ही है ना, तो इंटरप्शन। एंड ऑल्सो रिक्वेस्टेड, अब ये भी बोलोगे ना, ऑल्सो रिक्वेस्टेड, आईटी टीम को क्या रिक्वेस्ट किया भाई? ऑल्सो रिक्वेस्टेड आईटी टीम टू मेंटेन ऑडिट, टू मेंटेन, टू मेंटेन सर्वर हेल्थ ऑडिट, ठीक है, सर्वर के हेल्थ का ऑडिट बनाने, मतलब ताकि ये फिर से गड़बड़ ना हो। तो ऑडिट हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, रिपोर्ट एक रहती है कि मतलब फिर से ये सर्वर की इशू ना हो, वो उसको रेगुलर वो मेंटेन करे, मेंटेनेंस करे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्शन टेकन, तो ये जरूरी है। अब लास्ट में क्या आएगा रिपोर्ट के? कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या होगा भाई? कि फाइनली उसको फिनिशिंग करेंगे रिपोर्ट को, क्या लिखेंगे कंक्लूजन में? तो गाइस कंक्लूजन में लिखेंगे, रिपोर्ट को सबमिट किया जा रहा है उसको लिखेंगे, ठीक है। तो द दिस रिपोर्ट, दिस रिपोर्ट क्या लिखेंगे? दिस रिपोर्ट इज
सबमिटेड सबमिटेड फॉर योर काइंड रिव्यू, मतलब ये रिपोर्ट जोनल मैनेजर को हम सबमिट कर रहे हैं ना, दिस रिपोर्ट इज सबमिटेड फॉर योर काइंड रिव्यू। अब वो रिव्यू करेगा कि ये क्या रिपोर्ट सही है, क्या इसमें कुछ खामी भी है, ठीक है, फॉर योर काइंड रिव्यू। रिव्यू मतलब जांच करने के लिए उसको सबमिट किया गया, ठीक है, ये हो गया रिव्यू हो गया। और क्या लिखेंगे भाई, कंक्लूजन में और क्या लिखेंगे कि नेसेसरी प्रिकॉशन लिया गया जिससे बाद में ये सिस्टम फेलियर का घटना ना हो, आईटी टीम से डिस्कस करके, ठीक है, नेसेसरी प्रिकॉशंस, ठीक है, बीइंग इम्प्लीमेंटेड, ब्रांच में इम्प्लीमेंट किया गया यानी लागू किया गया, इम्प्लीमेंटेड मतलब क्या होता है, लागू किया गया, इम्प्लीमेंटेड, एंड फर्दर इंस्ट्रक्शन मतलब अगर कोई और इंस्ट्रक्शन होगी फ्रॉम जोनल मैनेजर या जोनल ऑफिस से, उसका इंतजार है, इंस्ट्रक्शंस इफ एनी, अगर है तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई इंस्ट्रक्शन है जोनल ऑफिस से, आर अवेटेड, ठीक है, मतलब उसका इंतजार किया जा रहा है। तो ये हो गया आपका रिपोर्ट राइटिंग। तो इसमें क्या क्या जरूरी है भाई, फिर से एक बार बात कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले टाइटिल, मतलब किसके रिगार्डिंग रिपोर्ट है, और ज्यादा लंबा चौड़ा मत खींचना, जो मेन पॉइंट है उसी को लिखना। रिपोर्ट ऑन सिस्टम फेलियर इंसिडेंट एट नैनीताल ब्रांच था, और फिर क्या लिखोगे, डेट, आज का डेट, जिस दिन में रिपोर्ट भेजोगे उसका डेट लिखोगे। उसके बाद फ्रॉम, मतलब कौन भेज रहा है, उस जैसे इस केस में ब्रांच मैनेजर नैनीताल ब्रांच का भेज रहा था तो उसका नाम और उसका डेजिग्नेशन, ठीक है, और टू किसको भेज रहे हो, जोनल मैनेजर को भेज रहे हैं देहरादून सर्किल, तो उसका लिखोगे। उसके बाद क्या आएगा, इंट्रोडक्शन, मतलब क्यों हुआ सिस्टम फेलियर और कब हुआ इसके बारे में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद डिटेल लिखेंगे इंसिडेंट का, या बडी बोलते हैं इसको, कि मतलब इस टाइम में कोर बैंकिंग सिस्टम फेल हो गया, ठीक है, जिसके कारण कस्टमर को देर हुआ ट्रांजैक्शन में और भीड़ जमा हो गई। उसके बाद आईटी टीम को कांटेक्ट किया गया और 1 घंटे में सिस्टम सही कर दिया गया, तो ये डिटेल हो गया। अब काउज, क्यों हुआ ये घटना, उसका लिखोगे, क्यों हुआ था भाई, सर्वर फेलियर के कारण हुआ था और आईटी टीम्स ने ऐसा बताया। और जिस रिस्टोरेशन के बाद ये भी लिखोगे कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को सेटल कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद एक्शन टेकन, आपने क्या एक्शन लिया कि भविष्य में ऐसी घटना ना हो, तो प्रिकॉशनरी मेजर वी हैव एडवाइज, स्टाफ को बोला कि मैनुअल लोग मतलब बना के रखने के लिए, फाइल में नोट करने ऐसी इंसिडेंट को कि बाद में ऐसी घटना ना हो। और आईटी टीम को भी बोला गया कि जो सर्वर का हेल्थ ऑडिट है वो भी मेंटेन रखे, मतलब मेंटेनेंस करते रहे सिस्टम का, जिससे ये घटना ना हो। और कंक्लूजन फिनिशिंग क्या है कि सबमिट किया गया ये रिपोर्ट आपके रिव्यू के लिए, आप देख लीजिए रिपोर्ट, मैंने अपने तरफ से सबमिट कर दिया है जोनल मैनेजर को, ठीक है। और नेसेसरी प्रिकॉशन जो था हमने ले लिया है, उसको इंप्लीमेंट कर दिया अपने ब्रांच में। और अगर कोई इंस्ट्रक्शन है तो उसका हमको इंतजार है। तो इस तरीके से अगर आप रिपोर्ट राइटिंग करोगे तो आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। और इसमें भी आप ग्रामर सही लिखना और वोकैब का मिस्टेक मत करना, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना, तो बाकी आपको अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। और वर्ड लिमिट पढ़ लेना, डायरेक्शन में जितना वर्ड लिमिट रहेगा उसके थोड़े आसपास लिखना, 5-10 वर्ड आगे पीछे होगा तो चलेगा। तो गाइस अब आते हैं प्रिसीज राइटिंग में। तो बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि प्रिसीज राइटिंग का क्या फॉर्मेट लिखना चाहिए, ठीक है, उसका वर्ड लिमिट क्या रखना चाहिए, ठीक है। तो देखो, प्रिसीज राइटिंग में क्या होता है, जनरली एक पैराग्राफ आपको दिया रहता है और उसका जो है 1/3 वर्ड लिमिट लिखना होता है। जैसे ये मैं एक टॉपिक पे लिया हूँ प्रिसीज लिखने के लिए, तो इसमें जो टोटल वर्ड है वो 270 वर्ड्स है, ठीक है। तो प्रिसीज जनरली क्या होता है, एक लंबा पैराग्राफ को आपको शॉर्ट में लिखना होता है, मतलब प्रिसाइज में लिखना होता है। जो भी उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको लिखना होता है कम से कम वर्ड्स में। जैसे 270 वर्ड्स है इस मेरा पैराग्राफ का, तो इसको मुझे कितना लिखना पड़ेगा, 90 वर्ड्स में प्रिसीज राइटिंग लिखना पड़ेगा। तो एग्जाम में थोड़ा काउंट कर लेना, रफ वर्ड काउंट, जो भी पैराग्राफ का प्रिसीज लिखना होगा और उसका 1/3 लिखने की कोशिश करना, ठीक है। क्योंकि प्रिसीज मतलब होता है शॉर्ट राइटिंग, मतलब पैराग्राफ को शॉर्ट लिखना। और इसमें क्या क्या आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे मैं इस पैराग्राफ को पढ़ूंगा तो इसका जो भी थीम है और मेन मैसेज है उसको रखना है आपको, ठीक है। और अपना कुछ एग्जाम्पल नहीं ऐड करना है, जो इस पैराग्राफ में है उसी को मतलब लिखना है, ठीक है। कुछ अपना जो पॉइंट है, अपना जो राय है, सजेशन है, कुछ भी ऐड मत करना। पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ना कि क्या है और उसका जो मतलब मेन मेन पॉइंट है उसको लिख लेना प्रिसीज में, ठीक है। तो आप प्रिसीज राइटिंग कैसे लिखते हैं इसको चलो देखते हैं। एक पैराग्राफ है, इसको पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो ये क्या है, इन द मॉडर्न एरा टेक्नोलॉजी हैज बिकम डीपली इंटीग्रेटेड इनटू डेली लाइफ इन्फ्लुएंसिंग हाउ वी वर्क कम्युनिकेट एंड लर्न। मतलब मॉडर्न एरा में जो टेक्नोलॉजी है बहुत डीप हम लोग के लाइफ में घुस गया, ठीक है। और ये बहुत चीजों को प्रभावित करता है, हमारे काम, हम जैसे कम्युनिकेट करते हैं और जो सीखते हैं, इस सबको प्रभावित करता है।
While the digital revolution has brought undeniable benefits such as increased efficiency, instant connectivity, and access to vast amount of information, it has also introduced challenges that require careful consideration. मतलब ये बोल रहा है कि डिजिटल रिवॉल्यूशन से तो बहुत चीजें फायदा भी हुआ है, जैसे हमारी एफिशिएंसी बढ़ गई है, हमारी कनेक्टिविटी बढ़ गई है, हमारे पास इंफॉर्मेशन का बहुत एक्सेस है, मतलब कहीं से भी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ चैलेंजेस भी कुछ आई है, ठीक है, इस पे हमको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट इशू इज द राइज ऑफ डिजिटल एडिक्शन। People, especially the youth, are spending excessive hours on screens, often leading to the reduced attention span, poor sleep pattern and diminished face-to-face social interaction। तो अब कह रहा है इसके साथ जो चैलेंजेस है, डिजिटल चैलेंजेस के लिए भी बता रहा है, जो डिजिटल एडिक्शन है, मतलब लोगों को लत लग गई है, जो भी ऑनलाइन जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, जो बहुत सारी हमारी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उस पे लोग क्या रहते हैं, दिन भर बिजी रहते हैं, तो लोगों को उसकी आदत लग गई है, ठीक है। और क्या कह रहा है कि आजकल के जो यूथ है ज्यादा टाइम क्या करते हैं, स्क्रीन को देखने में अपना इन्वेस्ट करते हैं, जिससे क्या दिक्कत क्या आती है भाई, उनके सोने का जो पैटर्न है वो गड़बड़ा रहा है, उनका अटेंशन स्पेन गड़बड़ा रहा है, मतलब अब लोग कहीं एक जगह ज्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं, और डिमिनिश फेस टू फेस सोशल इंटरेक्शन। अब मतलब हम लोगों से कनेक्ट तो है ऑनलाइन, लेकिन रियल लाइफ में जो फेस टू फेस सोशल कनेक्शन है वो कम होता जा रहा है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं क्या लिख रहा है भाई। Moreover, the over-reliance on technology in education has sparked a debate among educators and psychologists। मतलब हम लोग जो टेक्नोलॉजी पे ज्यादा निर्भर है एडुकेशन के क्षेत्र में, उससे जो है एक बहुत डिबेट आ गया है एडुकेटर्स और साइकोलॉजिस्ट के बीच में। क्या डिबेट है भाई? While online learning platforms or digital tools have made education more accessible and flexible, they may also hinder the development of critical thinking and interpersonal skills that are best cultivated through ट्रेडिशनल क्लासरूम इन्वायरमेंट। मतलब कह रहा है ऑनलाइन ऑनलाइन एडुकेशन आने से फायदा भी हुआ है कि अब हमारे पास सारी चीजें एक्सेसिबल हो गई है, ठीक है, लेकिन इससे कुछ दिक्कतें भी आई है, मतलब जो हमारा क्रिटिकल थिंकिंग है, जो हमारी सोचने की शक्ति है, जो पहले हम लोग बोर्ड में पढ़ते थे, ठीक है, तो वो जो है कम होते जा रही है, क्योंकि हम लोग का जो सोचने का क्रिटिकल थिंकिंग, कोई भी चीज के बारे में सोचने विचारने की क्षमता है, इस ऑनलाइन एडुकेशन के कारण कम होते जा रही है। The convenience of accessing knowledge online can sometimes discourage deep learning and encourage surface level understanding। मतलब कह रहा है कि ये जो ऑनलाइन एडुकेशन के कारण है, हम लोग डीप लर्निंग को मतलब कम करते जा रहे हैं, और हम लोग क्या बस सरफेस लेवल को चीजों को समझ रहे हैं, मतलब हम लोग ऊपरी ऊपर चीजों को समझ रहे हैं लेकिन डीप नहीं जा रहे हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहा है भाई, इन द वर्क प्लेस ऑटोमेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर ट्रांसफॉर्मिंग जॉब मार्केट। कह रहा है वर्क प्लेस में भी जो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है उसको प्रभावित कर रहा है वर्क जॉब मार्केट में भी, ठीक है। वाइल दिस टेक्नोलॉजी इंप्रूव प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूस ह्यूमन एरर, दे ऑल्सो थ्रेटन टू रिप्लेस मेनी कन्वेंशनल जॉब्स। कह रहा है कि ये टेक्नोलॉजी प्रोडक्टिविटी तो इंप्रूव कर रही है और ह्यूमन एरर भी कम से कम हो रही है, लेकिन इससे क्या खतरा आ रहा है भाई, लोगों के जॉब को खतरा आ रहा है, ठीक है। स्पेशली इन मैन्युफैक्चरिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रोल, खासकर मैन्युफैक्चरिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव के क्षेत्र में। दिस शिफ्ट डिमांड्स दैट वर्कर्स कंटिन्यूअसली अपग्रेड देयर स्किल टू रिमेन रेलिवेंट इन द इवॉल्विंग जॉब लैंडस्केप। इससे ये भी बोल रहा है कि ये चीजें के आ जाने के कारण अब डिमांड में शिफ्ट हो गई है, अब लोगों को अपना स्किल अपग्रेड करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजी, तभी वो जॉब मार्केट में रेलिवेंट रह पाएंगे, ठीक है। अब आगे पढ़ लेते हैं भाई। लास्टली द इशू ऑफ डाटा प्राइवेसी हैज बिकम इंक्रीजली अर्जेंट। अब डाटा इतना ज्यादा हम लोग वो आदान प्रदान हो रहा है, तो उसकी प्राइवेसी को लेके भी अब चिंता बढ़ रही है, ठीक है। विथ सो मच पर्सनल इंफॉर्मेशन बीइंग शेयर्ड ऑनलाइन, यूजर्स आर वनरेबल टू ब्रीचेज एंड मिसयूज ऑफ डाटा। मतलब बहुत ज्यादा पर्सनल इंफॉर्मेशन हम लोग शेयर कर रहे हैं ऑनलाइन, इससे क्या हो रहा है, हमारा जो डाटा है वो खतरे में है, हमारी जो निजी मतलब प्राइवेसी है वो खतरे में है। Governments and tech companies must work together to create robust regulation and system that protect user rights without stifling innovation। मतलब कह रहा है गवर्नमेंट और कंपनी को मिल के काम करना चाहिए, जिससे रेगुलेशन बनाया जाए, जिससे जो यूजर्स हैं उसके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए विदाउट इनोवेशन को रोके हुए, ठीक है। अब क्या कह रहा है, लास्ट में पैराग्राफ के लास्ट पैसेज को पढ़ लेते हैं। Therefore, while technology is a powerful force for progress, it must be used responsibly। मतलब कह रहा है टेक्नोलॉजी मतलब ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है, पावरफुल फोर्स है, लेकिन इसको रिस्पॉन्सिबली यूज करना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। सोसाइटी मस्ट स्ट्राइक ए बैलेंस बिटवीन embracing innovation and addressing the social, psychological and ethical implication it brings। मतलब कह रहा है सोसाइटी को एक बैलेंस बनाना चाहिए टेक्नोलॉजी और मतलब रियल जो सोशल, साइकोलॉजिकल और एथिकल इम्प्लीकेशन वो उस टेक्नोलॉजी के कारण आता है, उसको भी बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है।
तो गाइज हमने पैराग्राफ पढ़ लिया, तो अब एक आपको आइडिया लग गया होगा कि ये किसके रिगार्डिंग है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे भाई, प्रेसिज राइटिंग में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, 270 वर्ड का है तो हम लोग कोशिश करेंगे 1/3 90 वर्ड्स में लिखने का, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे भाई, इसका टाइटिल लिखेंगे कुछ, ठीक है। तो अगर इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद मुझे लग रहा है, हर कोई अपना टाइटिल अलग रख सकते हो, लेकिन इसका जो थीम है पैसेज का उससे मिलता जुलता होना चाहिए। पैसेज को पढ़ के इसका टाइटिल क्या रख सकते हैं, डिजिटल इनोवेशन, ठीक है, डिजिटल इनोवेशन के रिगार्डिंग है। तो इसमें क्या है भाई, इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये चैलेंजेस के बारे में बता रहा है, ठीक है, चैलेंजेस एंड सॉल्यूशन, ठीक है, चैलेंजेस भी बता रहा है और सॉल्यूशन भी दे रहा है, ठीक है, चैलेंजेस एंड सॉल्यूशन। तो मुझे लग रहा है ये वाला सही रहेगा टाइटल पैराग्राफ का, ठीक है। तो हर कोई का अपना टाइटल दे सकते हो, लेकिन जो थीम है पैसेज का उसी के रिगार्डिंग देना, ठीक है, कुछ अलग मत दे देना। तो इसमें डिजिटल इनोवेशन के बारे में बात हो रही है, उसके चैलेंजेस के बारे में बात हो रही है, और सॉल्यूशन भी बताया जा रहा है कि किस तरीके से उसको आप सॉल्यूशन दे सकते हो, ठीक है। तो ये मेरा टाइटल हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 90 वर्ड्स में इस पैराग्राफ को मतलब छोटा करके लिखेंगे और सारा मेन पॉइंट उसमें कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो गाइज हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो हम लोग ये लिखेंगे कि जो हमारा टेक्नोलॉजी का जो ग्रोथ हो रहा है उसके कारण हमारी एफिशिएंसी तो इम्प्रूव हो रही है, हमारे पास इंफॉर्मेशन का तो एक्सेस आ रहा है, लेकिन उसके कारण हम लोग क्या, उसके लत भी लग रही है हमको, ठीक है, डिजिटल एडिक्शन भी लग रही है, खासकर यंग लोगों में, ठीक है। तो उसको लिखते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, तो गाइज क्या लिखेंगे, द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब जो हमारी जो टेक्नोलॉजी ग्रो हो रही है उसके इन्फ्लुएंस के कारण, द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस क्या होता है भाई, प्रभाव, ठीक है, इन्फ्लुएंस ऑफ टेक्नोलॉजी, पहले तो उसका थोड़ा लिखेंगे, उसका कुछ फायदा भी हुआ है। द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ टेक्नोलॉजी हैज इम्प्रूव्ड इफिशियंसी, मतलब एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया है ना भाई, हैज इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी, ठीक है, एफिशिएंसी, और क्या इंप्रूव किया है भाई, एंड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। अब हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन चुटकी में हाथों में कभी भी आ जाती है, क्यों, डिजिटल इनोवेशन के कारण, ठीक है। तो ये फायदा भी हुआ है इंफॉर्मेशन, लेकिन ये भी है, कोई दिक्कत भी हुई है, क्या दिक्कत हुई भाई, बट ऑल्सो, उसके कारण दिक्कत क्या हुई भाई, बट ऑल्सो लेड टू, जिसके कारण क्या दिक्कत हुई भाई, लेड टू डिजिटल एडिक्शन, मतलब लोगों को एडिक्शन लग रहा है, ये जो आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ठीक है, जितने भी डिजिटल फेसबुक मतलब सोशल साइट्स हैं, ठीक है, डिजिटल एडिक्शन भी लग रहा है। एडिक्शन मतलब होता है लत, किसी चीज की लत लगना, डिजिटल एडिक्शन पर्टिकुलरली अमोंग यूथ, खासकर यंग लोगों में, ठीक है, पर्टिकुलरली अमोंग यूथ। तो ये मैं लिख रहा हूं क्योंकि भाई पैसेज में बोल रहा है कि यूथ लोगों को ज्यादा डिजिटल एडिक्शन लग रही है, ठीक है। तो आप ये मत करना कि अब जो पैराग्राफ में उसी के अंदर रहना, कुछ बाहर का मत लिखना, जो पैराग्राफ में मेन थीम है उसी को पकड़ के रहना, ठीक है। तो ये लिख दिया। और क्या बोल रहा है भाई, देखो इन एडुकेशन भी बता रहा है कि डिजिटल टूल आने के कारण क्या हो गई, हमारे पास एडुकेशन की एक्सेसिबिलिटी बढ़ी है, बट उससे क्रिटिकल थिंकिंग और इंटरपर्सनल स्किल क्या हुआ है भाई, घट गया है, तो उसको लिखेंगे। एडुकेशन के बारे में बोला गया था ना, इन एडुकेशन मतलब एडुकेशन के क्षेत्र में, ठीक है, वाइल डिजिटल टूल्स, जो डिजिटल टूल्स आए हैं मेरे, ठीक है, वाइल डिजिटल टूल्स इन्हांस, मतलब बढ़ाया है एक्सेसिबिलिटी, मतलब एक्सेसिबिलिटी क्या होता है, किसी भी चीज को हम लोग मतलब एक्सेस कर सकते हैं इजीली, ठीक है, एक्सेसिबिलिटी, ठीक है। जैसे मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, तो आप इंडिया के किसी भी कोने में हो, तो आप मेरे से अच्छे से पढ़ रहे हो ना, तो मतलब एक्सेसिबिलिटी जो है ऑनलाइन एडुकेशन के कारण क्या हो गई है, बढ़ गई है। अब मतलब कोई भी कहीं से पढ़ाई कर सकता है और कोई कहीं से पढ़ा सकता है, ठीक है। तो एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई है। बट इसके बाद क्या हुई है, लेकिन दिक्कत भी हुई है, उसको भी लिखेंगे। दे मे हैव दे मे वीकेन क्रिटिकल थिंकिंग, पैराग्राफ में लिखा था ना क्रिटिकल थिंकिंग, इसके कारण क्या हुई, अब लोग ओरिजिनल थिंकिंग नहीं कर रहे हैं, अब बस डिपेंडेंट है एआई पे, उससे पूछते हैं सारी चीजें कि मैं ये कैसे करूं, तो वो अपना क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो दे मे वीकेन क्रिटिकल थिंकिंग एंड इंटरपर्सनल स्किल, इंटरपर्सनल स्किल क्या है भाई, अब लोग जो हैं बस ऑनलाइन रहते हैं, मतलब वो ना लोगों को मतलब ऐसे नहीं मिलते हैं जैसे पहले मिल के बातचीत करते थे, अब वो लोग ऑनलाइन मैसेज करते हैं, चैट करते हैं, लेकिन रियल फेस टू फेस कनेक्शन जो होता था वो नहीं हो रहा है। तो इसके कारण क्या हो रहा है, इंटरपर्सनल स्किल में क्या हो रही है भाई, कमी हो रही है, ये वीक हो गया है, कमजोर हो गया है, ठीक है। अब आगे क्या लिखेंगे, वर्क प्लेस में भी बताया गया था कि ऑटोमेशन के कारण प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, बस इसके कारण जॉब्स को भी खतरा हो रहा है। तो गाइस क्या लिखेंगे, इन द वर्क प्लेस, ठीक है, इन द वर्क प्लेस क्या हुआ है मेरा,
ऑटोमेशन, ऑटोमेशन जो है, ऑटोमेशन, ऑटोमेशन बूस्ट मतलब बढ़ाया है, ऑटोमेशन बूस्ट प्रोडक्टिविटी, मतलब प्रोडक्टिविटी तो बढ़ा दिया है भाई, प्रोडक्टिविटी क्या हो गया मेरा, बढ़ गया है। बट, बट ऑल्सो क्या है, बट पोजेज ए थ्रेट टू, पोजेज ए थ्रेट टू ट्रेडिशनल जॉब, जो भी मेरे ट्रेडिशनल जॉब है, थ्रेट टू ट्रेडिशनल जॉब, वो खतरे में आ गई है कि नहीं? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डिजिटल इनोवेशन के कारण आजकल देख रहे हो ना, जॉब मार्केट में क्या हो रहा है, कम हो रहा है, लोगों की छटनी बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि अब जो है हमारा काम मशीन कर रहा है, वो सोच के सारे काम कर देता है, तो अब लोग को क्या हुआ, कंपनी से हटाया जा रहा है। तो थ्रेट टू ट्रेडिशनल जॉब जो है वो खतरे में है कि नहीं भाई? तो ट्रेडिशनल जॉब्स क्या हो गया, खतरे में आ गया है, ठीक है। लेकिन हम लोग उस पर कुछ सॉल्यूशन भी दे रहे हैं ना। अब लेकिन हमको कुछ सॉल्यूशन भी दे रहे हैं ना, अब वर्कर को क्या होगा, अपना जो स्किल है वो क्या करना होगा भाई, मतलब अडेप्ट करना होगा, अपनी जो उसको स्किल है उसको अपग्रेड करना होगा, ठीक है। तो रिक्वायरिंग, अब वर्कर को क्या चाहिए भाई, रिक्वायरिंग क्या होगा, वर्कर्स टू अपग्रेड देयर स्किल्स। अब सबको एआई सीखना पड़ेगा, ठीक है, वर्कर्स टू अपग्रेड देयर स्किल, मतलब जो भी मेरे पास टेक्नोलॉजी है उसको सीख के हमको अपने स्किल उसके अकॉर्डिंग करनी होगी, ठीक है, अपग्रेड देयर स्किल्स। तो ये पैराग्राफ में था, इसको भी लिख लिया, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको मैं शॉर्टली प्रिसाइज वे में नोट कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, ठीक है, तो यही प्रिसाइज राइटिंग होती है, ठीक है। इसके बाद और क्या है भाई, और ये भी बोला गया था कि डाटा प्राइवेसी का भी कंसर्न है, अब यूजर का डाटा जो है वो बहुत सारे ऑनलाइन कंपनी के हाथ में होती है, तो उसके सेफ गार्ड के रिगार्डिंग भी इश्यू है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे भाई, एडिशनली, इसके अलावा, एडिशनली क्या दिक्कत है भाई, एडिशनली डाटा प्राइवेसी कंसर्न, कंसर्न मतलब चिंता जो है, डाटा प्राइवेसी कंसर्न्स डिमांड स्ट्रॉन्गर सेफगार्ड, मतलब इंटरेस्ट जो है अब जो गवर्नमेंट और कंपनी को है, साथ में आके कुछ इंपॉर्टेंट कदम उठाने पड़ेंगे, ठीक है, इस सेफगार्ड लेना पड़ेगा, ठीक है, स्ट्रॉन्गर सेफगार्ड्स, ठीक है, जिससे कि हमारा जो इंफॉर्मेशन है उसका मिसयूज ना हो, क्योंकि हम बहुत सारा इंफॉर्मेशन ऑनलाइन शेयर करते हैं, तो हमारा इंफॉर्मेशन जो प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है। तो और क्या लिखेंगे भाई, अब लास्ट पैराग्राफ में था कि टेक्नोलॉजी से प्रोग्रेस तो हुई है, लेकिन इसकी जो है रिस्पॉन्सिबली यूज करना जरूरी है, जिससे बैलेंस रहे इनोवेशन में और सोशल कॉन्सिक्वेंस में, ठीक है, तो उसको लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे भाई, कि टेक्नोलॉजी से कुछ फायदा भी हुआ, ये अच्छी बात है, दो टेक्नोलॉजी ड्राइव्स प्रोग्रेस, मतलब ये प्रोग्रेस को बढ़ाती है, ड्राइव्स मतलब बढ़ाती है, ठीक है, ड्राइव्स प्रोग्रेस, ठीक है, बट इट मस्ट बी यूज, बट इट मस्ट बी यूज रिस्पॉन्सिबली, इसको रिस्पॉन्सिबली यूज करना भी जरूरी है, ठीक है, इट मस्ट बी यूज रिस्पॉन्सिबली, ठीक है। इंश्योरिंग ए बैलेंस बना के चलना, ये भी लिखना है, इंश्योरिंग ए बैलेंस, ये लास्ट पैराग्राफ में था ना कि बैलेंस बनाना है भाई, इंश्योरिंग ए बैलेंस बिटवीन इनोवेशन, जो हमारा डिजिटल इनोवेशन है उसके बीच में बैलेंस बनाना है, किसके साथ मतलब बैलेंस बनाना है, हमारी जो साइकोलॉजिकल नीड है एंड इट्स साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल सोशल एंड एथिकल कंसिक्वेंसेस, ठीक है, सोशल एंड एथिकल कंसिक्वेंसेस उसको भी ध्यान में रखना है, सोशल कंसिक्वेंसेस को, ठीक है, कंसिक्वेंसेस। तो गाइज ये हो गया, यही मेरा क्या हो गया, प्रिसीज राइटिंग हो गया। तो देखो मैंने क्या लिखा है भाई, मैंने लिखा है सबसे पहले टाइटल डिजिटल इनोवेशन चैलेंजेस एंड सॉल्यूशन, तो मुझे लगा पैराग्राफ का मेन थीम यही था, डिजिटल इनोवेशन के जो चैलेंजेस है और उसका जो सॉल्यूशन हम दे सकते हैं। तो क्या लिखा है हमने, द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ टेक्नोलॉजी हैज इंप्रूव इफिशिएंसी, इफिशिएंसी तो बढ़ी है, इन्फॉर्मेशन हमारे पास ज्यादा आ रहा है, बट इसके कारण जो हमारी एडिक्शन भी बढ़ रही है, खासकर यंग लोगों में, ठीक है। उसके बाद लिखा है एजुकेशन सेक्टर में भी डिजिटल टूल के आने से एक्सेसिबिलिटी तो बढ़ी है, लेकिन इससे हमारी क्रिटिकल थिंकिंग कमजोर हुई, इंटरपर्सनल स्किल्स कमजोर हुई है, ठीक है। इसके अलावा वर्क प्लेस में भी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, लेकिन हमारा जो ट्रेडिशनल जॉब है वो खतरे में है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अपने आप स्किल को अपग्रेड करना पड़ेगा। इसके अलावा डाटा प्राइवेसी की भी चिंता है भाई, ठीक है, डाटा प्राइवेसी की भी चिंता है, उसके लिए क्या करना होगा, गवर्नमेंट कंपनी को साथ में आके उसका सेफ गार्ड करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा लिखेंगे कि टेक्नोलॉजी से प्रोग्रेस तो बढ़ रही है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ी है, इसको रिस्पॉन्सिबली यूज करना चाहिए, जिस
जिससे बैलेंस बना रहे इनोवेशन में और इसका जो साइकोलॉजिकल, सोशल और एथिकल कंसिक्वेंसेस है, ठीक है? तो इस तरह से प्रेसिज़ लिखोगे, जो-जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है और ये 270 वर्ड्स था, तो उसका 130 मैंने 90 वर्ड्स में लिखा है और जो-जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो कवर हो जाना चाहिए और टाइटल ऐसा होना चाहिए, जो उसका जो थीम है पैसेज का, उससे मैच करना चाहिए, ठीक है? तो इसमें भी आप मेक श्योर ग्रामर सही रखोगे और वोकाबुलरी जो है, स्पेलिंग मिस्टेक एक बार देख लेना क्योंकि हम लोग बहुत टाइप करते हैं, तो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, हमको पता नहीं चलता है, तो एक बार रिवाइज कर लेना, देख लेना, कहीं अगर आपका स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो उसको करेक्ट कर लेना, ठीक है? तो अगर आप ऐसा लिखोगे तो प्रिसीज राइटिंग में आपको अच्छे मार्क्स आएंगे ही आएंगे, ठीक है? तो गाइज अब आते हैं सिचुएशनल एनालिसिस, इसको कैसे लिखेंगे? तो जनरली ये भी एग्जाम में आपको 100 टू 150 वर्ड्स के लिमिट में रहता है, ठीक है? तो डायरेक्शन को अच्छे से पढ़ लेना और जितना वर्ड लिमिट्स रहेगा उतना ही लिखना, ठीक है? 5-10 वर्ड आगे पीछे होगा तो चलेगा, बट ज्यादा लंबा मत खींचना। तो सिचुएशनल एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं भाई, इसमें कोई एक प्रॉब्लम दिया रहता है और आपको क्या देना होता है, सॉल्यूशन देना होता है, ठीक है? तो इसमें जो होता है, आपको अच्छे से पढ़ के क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसमें सिचुएशन को एनालाइज करना होता है और की इशू क्या है उसको आइडेंटिफाई करना होता है। उसके बाद जो कोर्स ऑफ एक्शन, आप क्या एक्शन लोगे उसको आपको बताना पड़ता है, ठीक है? तो जैसे इसमें मैंने एक एग्जांपल लिया है, एज ए ब्रांच मैनेजर ऑफ ए बैंक यू नोटिस्ड ए पैटर्न ऑफ अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन इन ए कस्टमर अकाउंट। आप किसी भी ब्रांच के ब्रांच मैनेजर है, ठीक है? आपने क्या नोटिस किया कि किसी कस्टमर के अकाउंट में अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन हो रहा है, ठीक है? गलत ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो कह रहा है हाउ विल यू इन्वेस्टिगेट एंड रिजॉल्व दिस इशू वाइल मेंटेनिंग कस्टमर ट्रस्ट। तो बोल रहा है आप कैसे इसकी जांच करोगे और इसी इशू को कैसे सॉल्व करोगे कि कस्टमर के भरोसे को मतलब बरकरार रखते हुए, ठीक है? तो आपके पास एक सिचुएशन है भाई कि एक कस्टमर के अकाउंट में अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन हो रहा है, अब आपको क्या देना है भाई, उसका सॉल्यूशन देना है। आप कैसे उस इशू को रिजॉल्व करोगे? तो इसमें हम लोग क्या करेंगे भाई, इसमें क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहले, तो देखो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग का इमीडिएट रिस्पॉन्स क्या रहा। सबसे पहले जो ये प्रॉब्लम हुई तो मेरा तुरंत हम लोगों ने क्या किया उसको लिखेंगे इमीडिएट रिस्पॉन्स। मतलब हमने तुरंत क्या किया, कस्टमर ने जैसे ही पता चला कि कस्टमर के खाते में अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन हो रहा है तो हमने सबसे पहले क्या किया उसको लिखेंगे। तो इमीडिएट रिस्पॉन्स में क्या लिखेंगे भाई, सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, अकाउंट पे होल्ड लगा देंगे ना, कस्टमर के अकाउंट को क्या करेंगे, फ्रीज कर देंगे। क्या करेंगे, फ्रीज द अफेक्टेड अकाउंट इमीडिएटली, ठीक है? फ्रीज द अफेक्टेड अकाउंट, जो जितने भी अकाउंट से ट्रांजेक्शन हो रहा है अनऑथराइज उसको क्या करेंगे हम लोग, फ्रीज करेंगे, ठीक है? अकाउंट्स इमीडिएटली, तुरंत। इसमें अगर देरी करेंगे तो उसके खाते से और भी पैसे निकल जाएंगे, ठीक है? तो सबसे पहले तो खाते को फ्रीज कर देंगे, ठीक है? टू प्रिवेंट, क्यों करेंगे भाई ऐसा, टू प्रिवेंट फर्दर लॉस, जिससे कस्टमर को और नुकसान नहीं हो, टू प्रिवेंट फर्दर लॉसेस, और ज्यादा ट्रांजेक्शन अनऑथराइज नहीं हो कस्टमर के अकाउंट से, ठीक है? उसके बाद हम लोग क्या करेंगे भाई, उसके बाद जो है हम इसी को बताएंगे, जो हमारा साइबर सिक्योरिटी का टीम है बैंक का, उसको हम लोग बताएंगे, जो फ्रॉड मॉनिटरिंग को देखता है उसको हम लोग इस इशू के बारे में बताएंगे, ठीक है? तो क्या करेंगे, एक्सकलेट, मतलब इस इशू को आगे बढ़ाएंगे। क्या होता है एक्सकलेट, मतलब क्या होता है, इस इशू को आगे बढ़ाएंगे। एक्सलेट द इशू टू, किसको बढ़ाएंगे भाई, टू द बैंक साइबर सिक्योरिटी टीम, बैंक का जो साइबर सिक्योरिटी टीम है उसको बताएंगे, ठीक है? साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी को जो देखता है। और क्या करेंगे भाई, और जो है फ्रॉड मॉनिटरिंग टीम, जो फ्रॉड देखता है उसको हम लोग करेंगे। तो ये बेसिकली फ्रॉड ही है ना, अगर आपके खाते से कोई पैसा निकाल रहा है आपकी अनुमति के बिना तो वो क्या हो गया, फ्रॉड हो गया। तो फ्रॉड मॉनिटरिंग ब्रांच बैंक में जो होती है, एक टीम होती है, उसको हम लोग क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे, ठीक है? टीम्स फॉर क्विक एक्शन, कि वो जल्दी से इस पे कुछ एक्शन ले, ठीक है? ये करेंगे। तो ये तो हो गया मेरा इमीडिएट रिस्पॉन्स। हम हमारे पास एक सिचुएशन थी कि हमारे कस्टमर के अकाउंट से अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो हमने क्या किया, अकाउंट को फ्रीज किया और उस इशू को आगे बढ़ाया साइबर सिक्योरिटी और फ्रॉड मॉनिटरिंग टीम्स को, ठीक है? अब तो ये इमीडिएट रिस्पॉन्स हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, इंटरनल इन्वेस्टिगेशन। अब जांच करेंगे कि भाई ये इशू मामला क्यों हुआ। इंटरनल इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन मतलब हम लोग जांच करेंगे इंटरनली कि ये सिचुएशन प्रॉब्लम क्यों पैदा हुआ, ठीक है? तो इसमें क्या करेंगे हम, रिव्यू, क्या करेंगे, रिव्यू कस्टमर अकाउंट, कस्टमर्स अकाउंट का ट्रांजैक्शन को रिव्यू करेंगे, ठीक है? रिव्यू कस्टमर अकाउंट्स में जो उसके जितने ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है? ट्रांजैक्शंस, ठीक है, कि किसने किया, कहाँ गया वो पैसा, ठीक है? और क्या करेंगे, एंड रिव्यू सीसीटीवी का जो फुटेज है उसको भी देखेंगे, क्योंकि बैंक में सीसीटीवी होता है ना, कैमरा, तो उस फुटेज को भी देखेंगे।
कि कोई आया, कोई पर्सन की वजह से तो नहीं हुआ है, सीसीटीवी फुटेज टू आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई इशू, ठीक है, जो इशू है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, और हम लोग क्या जांच करेंगे, ये देखेंगे कहीं बैंक का कोई इंटरनल स्टाफ तो उसमें नहीं मिला हुआ है, या मतलब डिटरमाइन करना है हमको कि किसने ये मतलब प्रॉब्लम क्रिएट किया है, ठीक है। डिटरमाइन, क्या करेंगे, डिटरमाइन इफ द ब्रीच, ये जो ब्रीच हुआ है, ब्रीच मतलब होता है कोई भी काम जिसके अगेंस्ट कोई करता है, ठीक है। ब्रीच मतलब रुकावट, क्यों हुआ भाई ब्रीच, ब्रीच वाज कॉज्ड बाई, किसके द्वारा ये कॉज किया गया, कॉज्ड बाय इंटरनल स्टाफ के किया और या एक्सटर्नल सोर्सेस, इंटरनल स्टाफ ने ये किया या एक्सटर्नल मतलब कोई सोर्स इसमें जिम्मेदार है, ठीक है, तो एक्सटर्नल सोर्सेस। तो ये मेरा क्या हो गया भाई, इंटरनल इन्वेस्टिगेशन, मतलब अंदरूनी जांच करेंगे बैंक के अंदर ही कि ये क्या होगा, कस्टमर के अकाउंट को हम देखेंगे, उसके ट्रांजेक्शन्स को। तो गाइस क्या देखेंगे कि ये जो सीसीटीवी फुटेज का रिव्यू भी ले लेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि ये ब्रीच किसके कारण हुआ, इंटरनल स्टाफ के कारण या एक्सटर्नल सोर्सेज। तो ये मेरा क्या हो गया, इंटरनल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, अंदरूनी जांच। अब क्या करेंगे हम लोग, अब अथॉरिटी को भी तो बताना पड़ेगा, बैंक में जो ब्रांच होता है उसके ऊपर कोई अथॉरिटी होती है, उसको भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे हम लोग, कोलेबोरेशन करेंगे, ठीक है, कोलेबोरेशन विथ अथॉरिटीज, मतलब जो भी हमारी ऊपर की अथॉरिटी है उनको इन्फॉर्म करेंगे, अथॉरिटी उनको बताएंगे और सॉल्यूशन भी मांगेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, पहले तो इसमें क्या करेंगे, एक्सटर्नल फ्रॉड जो कंफर्म करेंगे और इसको साइबर क्राइम सेल को क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। तुम्हारे ऊपर जो साइबर क्राइम सेल है उसको हम लोग क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो इफ अगर एक्सटर्नल फ्रॉड पता चलता है कि ये फ्रॉड था, इफ एक्सटर्नल फ्रॉड इज कमिटेड, मान लो पता चला जांच में कि ये एक्सटर्नल फ्रॉड है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, इज कमिटेड, अगर ये कंफर्म हो गया तो देन रिपोर्ट दिस केस टू, हम किसको रिपोर्ट करेंगे भाई, रिपोर्ट दिस केस टू साइबर क्राइम सेल। अब बैंक का साइबर क्राइम सेल होता है ना, उसको रिपोर्ट करेंगे, ठीक है, साइबर क्राइम सेल, ठीक है, हर बैंक में होता है साइबर क्राइम सेल, तो हम लोग उसको रिपोर्ट करेंगे। और क्या करेंगे हम लोग भाई, इसके साथ साथ हम लोग पैरेलली जांच भी करेंगे टेक्निकल टीम के द्वारा कि कहाँ प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है। तो हम लोग सिस्टम में जो वर्नरेबिलिटी है उसको भी देखेंगे, क्योंकि सिस्टम की ही गलती है ना, किसी के खाते के बिना पूछे पैसा निकल रहा है, तो मतलब सिस्टम की भी गलती है थोड़ी, ठीक है। तो क्या करेंगे, ऑल्सो आइडेंटिफाई, क्या आइडेंटिफाई करेंगे भाई, सिस्टम वर्नरेबिलिटी, ठीक है, सिस्टम की जो लचीलापन है उसको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, तो वर्नरेबिलिटी, ठीक है, तो ये करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अथॉरिटी से कोलेबरेट करेंगे और जो एक्सटर्नल फ्रॉड अगर कमिटेड किया गया है तो उसको रिपोर्ट करेंगे साइबर सेल को। और क्या आइडेंटिफाई करेंगे कि सिस्टम में क्या खामियां थी जिसके कारण ये अनऑथराइज ट्रांजेक्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अब उसके बाद सबसे मेन काम आता है कस्टमर से कम्युनिकेशन। तो कस्टमर तो ही परेशान है ना भाई, अगर आपके खाते से मान लो पैसा निकाल लिया गया तो आप परेशान तो हो जाओगे ना, आपको तो गुस्सा आएगा बैंक पे कि आपको बैंक पे भरोसा था और आपके खाते से बिना आपकी अनुमति के पैसा निकाल लिया गया। तो अब बैंक की तरफ से क्या करेगा, कस्टमर को कम्युनिकेट किया जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा भाई, कस्टमर कम्युनिकेशन में तो हम लोग क्या करेंगे, कस्टमर को इन्फॉर्म करेंगे, इन्फॉर्म द अफेक्टेड जो कस्टमर है, इन्फॉर्म द अफेक्टेड कस्टमर, जो प्रभावित है इसके कारण उसको हम लोग क्या करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे, जो जो हम एक्शन ले रहे हैं उसको हम लोग उसको इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है, अफेक्टेड कस्टमर्स। ट्रांसपेरेंटली करेंगे, मतलब ट्रांसपेरेंट रखेंगे, जो भी हम कर रहे हैं उनको कस्टमर को बताते चलेंगे, ठीक है, तो ये करेंगे। और क्या करेंगे भाई हम लोग, अगर कस्टमर कंप्लेन फाइल करना चाहता है तो हम लोग उसको क्या करेंगे, असिस्ट करेंगे, असिस्ट द कस्टमर्स इन फाइलिंग कंप्लेंट। मान लो वो बैंक के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट डालना चाहता है तो हम उसको क्या करेंगे, सहयोग करेंगे, या किसी आउटसाइड सोर्सेज जिसने उसको लग रहा है इसकी वजह से हुआ है उसके अगेंस्ट वो कोई कंप्लेंट फाइल करना चाहता है तो उसके अगेंस्ट वो क्या करेंगे, रिपोर्ट लिखने में उसकी मदद करेंगे, ठीक है। तो असिस्ट द कस्टमर इन द फाइलिंग द कंप्लेंट्स, ठीक है, कंप्लेंट्स को फाइल करने में, और रेजिंग डिस्प्यूट, ठीक है, और रेजिंग डिस्प्यूट, और रेजिंग डिस्प्यूट्स, तो ये करेंगे। तो ये कस्टमर कम्युनिकेशन में। और क्या कर सकते हैं भाई, अगर मान लो पता चला बैंक की गलती है तो उसको कंपनसेशन तो देना पड़ेगा ना कस्टमर को, उसको, क्योंकि आरबीआई की ये पॉलिसी है, अगर कोई बैंक की तरफ से गलती होती है उससे कस्टमर को नुकसान होता है तो बैंक को भरपाई करनी पड़ती है, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, प्रोवाइड कंपेंसेशन,
मतलब उसको पैसे देंगे, कंपनसेशन इफ एप्लीकेबल, अगर मतलब बैंक की गलती हो तो, ठीक है। किसको फॉलोइंग करके? फॉलोइंग आरबीआई गाइडलाइंस। आपको पता ही है कि आरबीआई की गाइडलाइन से ही बैंक चलता है, ठीक है। तो अगर बैंक गलती करता है तो बैंक पे पेनल्टी भी लगती है और कस्टमर को उसको पैसे भी देने पड़ते हैं, ठीक है। तो जो भी आरबीआई की कंपेंसेशन पॉलिसी है उसके हम लोग अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। तो ये करेंगे, तो ये हो गया कस्टमर कम्युनिकेशन, ठीक है। इसमें हम लोग अफेक्टेड कस्टमर को इन्फॉर्म करेंगे जो भी प्रोसेस चल रहा है, जो जांच चल रही है। और कस्टमर अगर कोई कंप्लेन रेज करना चाहेगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे? हेल्प करेंगे कस्टमर को कंप्लेन रेज करने में, और जो भी डिस्प्यूट रेज करना चाहता है, ठीक है। इसके अलावा क्या करेंगे? कंपनसेशन देंगे, अगर पता चला बैंक की गलती है तो उसको कंपनसेशन देंगे। और किस रूल को फॉलो करेंगे? आरबीआई की जो कंपनसेशन पॉलिसी है, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब देखो ये कर लिए, तो अब प्रिवेंटिव मेजर, ऐसी गलती फिर ना हो, ऐसा किसी और कस्टमर के साथ ना हो, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे भाई? कोई कदम तो उठाएंगे ना, उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स। कोई कदम उठाएंगे जिससे ये भविष्य में ना हो, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे भाई? अपने जो बैंक का सिस्टम है उसको मजबूत करेंगे, ठीक है। तो स्ट्रेंथन द डिजिटल सिक्योरिटी सिस्टम, जो बैंक का डिजिटल सिक्योरिटी सिस्टम है उसको मजबूत करेंगे, ठीक है। डिजिटल सिक्योरिटी सिस्टम, ठीक है, ये करेंगे। और क्या करेंगे भाई? स्टाफ का ट्रेनिंग भी करेंगे कि ये फ्रॉड फिर से ना हो, कंडक्ट स्टाफ ट्रेनिंग, जिससे ये फ्रॉड के बारे में वो अलर्ट रहे और ऐसा कभी भी हो तो जरूरी कदम उठाए, ठीक है। ट्रेनिंग ऑन फ्रॉड, ठीक है। और क्या करेंगे? कस्टमर को भी एडुकेट करेंगे भाई। कभी कभी कस्टमर क्या करते हैं, कोई लिंक आता है तो उस पर वो क्लिक कर देते हैं जिससे उसको स्पैम या स्कैम में फंस जाते हैं। तो कस्टमर को भी क्या करेंगे भाई? एडुकेट करेंगे कि कोई भी जो अनजाने नंबर से कॉल आए या लिंक आए उस पर क्लिक ना करे, ठीक है। तो एडुकेट एडुकेट करेंगे भाई कस्टमर्स को थ्रू अवेयरनेस कैंपेन, ठीक है। थ्रू अवेयरनेस कैंपेन के थ्रू उसको क्या करेंगे? अवेयर करेंगे, अवेयरनेस कैंपेन्स, ठीक है। तो ये बैंक की जिम्मेदारी बनती है कि वो कस्टमर को अवगत कराए कि कोई भी जो गलत आपको नंबर से मैसेज आए, अनजाने नंबर से, तो उस पे कोई मैसेज का लिंक आए उस पर क्लिक नहीं करे, ठीक है। तो ये कर लेंगे। अब क्या करेंगे भाई? अब आ गया अवेयरनेस कैंपेन। किस पे होगा भाई? जो फिशिंग होता है आपका, फिशिंग जो स्कैम होता है, फिशिंग और साइबर थ्रेट्स, ठीक है। तो साइबर थ्रेट्स आजकल बहुत हो रहा है, तो कस्टमर को इन्फॉर्म करना जरूरी है, और बैंक इन्फॉर्म करती भी है कि आप किसी भी अनजाने नंबर के कॉल को मत उठाओ, लिंक लिंक पे क्लिक मत करो, आपका पैसा आपके खाते से निकाला जा सकता है, और कोई जानकारी कभी फोन पर किसी भी व्यक्ति को नहीं दो, ठीक है। तो ये करेंगे। अब लास्ट में क्या करेंगे भाई? मेंटेन ट्रस्ट। अब जो है कस्टमर के साथ ट्रस्ट भी तो बनाना है, क्योंकि कस्टमर का थोड़ा ट्रस्ट कम हो गया बैंक पे, क्योंकि उसके साथ ऐसा हो गया। तो अब क्या करेंगे? कस्टमर के साथ ट्रस्ट बनाएंगे, ठीक है। तो मेक श्योर प्रॉपर कम्युनिकेशन विद कस्टमर, मेक श्योर टू प्रॉपर कनेक्ट विद कस्टमर। उनको समझाएंगे भाई कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, और भविष्य में ऐसा ना हो उसके लिए वो क्या कर सकते हैं, ठीक है। विद कस्टमर्स टू मेक श्योर सच थिंग नेवर हैपन, टू मेक श्योर सच थिंग्स नेवर हैपन, ऐसा फिर कभी ना हो इसके बारे में भी हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक है। मे सच थिंग्स नेवर हैपन, ठीक है, ये कोशिश करेंगे। तो ये ट्रस्ट हो गया। और उसको ब्रांच भी बुला सकते हैं, ठीक है, उनको ब्रांच मैनेजर उनसे मिलके 1-to-1 मीटिंग कर सकते हैं कस्टमर के साथ, ठीक है। 1-to-1 मीटिंग विद कस्टमर भी कर सकते हैं। तो ये करने से कस्टमर का ट्रस्ट जो है वापस आ सकता है बैंक में, ठीक है। 1-to-1 मीटिंग विद अफेक्टेड कस्टमर, जो प्रभावित कस्टमर है उससे हम लोग 1-to-1 मीटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये करेंगे तो इससे क्या होगा? ट्रस्ट मेंटेन रहेगा, ठीक है। अब लास्ट में क्या करेंगे? कंक्लूजन। सिचुएशनल एनालिसिस का कंक्लूजन क्या है भाई? देखो, स्विफ्ट एक्शन लिया हमने, कोलैबोरेट किया अथॉरिटी के साथ और ट्रांसपेरेंट बना के रखा कस्टमर के साथ और इशू को रिजॉल्व किया, ठीक है। जिससे उसका ट्रस्ट जो है बैंकिंग सिस्टम में बना रहे। तो हमने क्या किया? कंक्लूजन क्या है भाई? हमने स्विफ्ट एक्शन लिया। जैसे ही पता चला मुझे कि कस्टमर के अकाउंट से अनऑथराइज्ड ट्रांजेक्शन हो रहा है तो हमने क्या किया? अकाउंट को फ्रीज कर दिया। तो ये स्विफ्ट एक्शन हो गया। उसके बाद हमने क्या किया? जो हमारे ऊपर अथॉरिटी है उसके साथ कोलैबोरेट किया, उसको साइबर सेल, साइबर सिक्योरिटी जो फ्रॉड वाली टीम है उसके साथ कॉन्टेक्ट किया। और क्या किया? ट्रांसपेरेंसी बनाए रखा कस्टमर के साथ, उसको सारा इंफॉर्मेशन देते रहा जो भी प्रोसेस चलता है, ठीक है। और लास्ट में हमने क्या किया? रिजॉल्व द इशू, इशू को रिजॉल्व किया,
ठीक है, रिजॉल्व द इशू। और अगर बैंक की गलती है तो उसको कंपनसेशन भी दिया एज पर आरबीआई गाइडलाइंस, ठीक है। और क्या किया, जो ट्रस्ट है कस्टमर का उसको हम लोगों ने फिर से बरकरार रखा, ठीक है, रीइंफोर्स द ट्रस्ट ऑफ कस्टमर इन द बैंकिंग सिस्टम, ठीक है, इन द, ताकि वो बैंक के सिस्टम में भरोसा बना रहे कस्टमर का, उसके लिए मैंने उपाय किया। तो भाई इस तरह लिखते हैं सिचुएशनल एनालिसिस को। क्या करते हैं भाई इसमें, एक बार फिर से ओवरव्यू देता हूं। जैसे आप स्टार्ट में क्या करोगे, कोई टॉपिक है, आपको कोई प्रॉब्लम दिया रहेगा, आपको सॉल्यूशन करना है, तो सबसे पहले आप उसका देखोगे इमीडिएट रिस्पॉन्स आपका क्या है। उसके बाद क्या है, जैसे इस केस में कस्टमर के अकाउंट से अनऑथराइज ट्रांजेक्शन हो रहा था, तो हमने कस्टमर के अकाउंट को क्या किया, फ्रीज कर दिया। उसके बाद इस इशू को हम लोगों ने साइबर सिक्योरिटी और फ्रॉड मॉनिटरिंग टीम को बताया। उसके बाद हम लोगों ने अंदरूनी जांच की, कस्टमर के अकाउंट को चेक किया और सीसीटीवी फुटेज को चेक किया। इसके बाद ये डिटरमाइन किया कहीं हमारे इंटरनल स्टाफ ने तो ये नहीं गलत कदम किया है, या एक्सटर्नल सोर्सेज किसने गलत काम किया है, ठीक है, ये बता किया। इसके बाद क्या किया, बैंक के ऊपर की जो अथॉरिटी है उसके हेल्प से हम लोगों ने क्या किया, साइबर क्राइम सेल को रिपोर्ट किया, ठीक है। और क्या किया, सिस्टम में जो खामियां थी उसको भी आइडेंटिफाई किया, और कस्टमर को कम्युनिकेट किया, उसको बताया कि क्या प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। और अगर वो कोई कंप्लेन फाइल करना चाहता है तो उसमें उसकी हेल्प की। और अगर बैंक की गलती रही तो उसको कंपनसेशन दिया एज पर आरबीआई गाइडलाइन। और लास्ट में प्रिवेंटिव मेजर क्या अप्लाई किया, डिजिटल सिक्योरिटी सिस्टम को हम लोगों ने मजबूत किया, और स्टाफ की मीटिंग कराई, ट्रेनिंग कराई रिगार्डिंग फ्रॉड, ठीक है। और कस्टमर को भी एडुकेट किया रिगार्डिंग फिशिंग और साइबर थ्रेट्स, ठीक है। तो मेंटेन ट्रस्ट बनाने के लिए क्या किया भाई, हम लोगों ने कनेक्ट किया कस्टमर के साथ और बोला कि ये चीज भविष्य में नहीं होगी, 1-to-1 मीटिंग भी किया विद द अफेक्टेड कस्टमर। और कंक्लूजन लास्ट में क्या है, स्विफ्ट एक्शन लिया, कोलेबरेट किया विद द अपर अथॉरिटी, ट्रांसपेरेंट बनाए रखा विद द कस्टमर, और इशू को रिजॉल्व किया, जिससे जो कस्टमर का ट्रस्ट है बैंकिंग सिस्टम में वो बना रहे, ठीक है। तो गाइज सिचुएशनल एनालिसिस को लिखने का ये तरीका है, ठीक है। मेक श्योर 100 to 150 वर्ड्स में लिखो, जितने आपके डायरेक्शन में दिया रहेगा इतने वर्ड लिमिट में लिखना है, उसी के वर्ड लिमिट में लिखना। और मेक श्योर आपका जो सॉल्यूशन हो वो मतलब अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम हो, ठीक है। आपका जो अपना क्रिटिकल थिंकिंग है उसके अकॉर्डिंग कोई सॉल्यूशन सोचना और उसको अच्छे से प्रोवाइड करना, ठीक है। तो गाइज सिचुएशनल एनालिसिस को लिखने का अगर इस तरीके से आप लिखोगे तो आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। इसमें भी आप मेक श्योर ग्रामर आपके सही रहे और वोकेबलरी मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक मत करना। तो एक बार रीचेक कर लेना अच्छे से जो भी आपने लिखा है, ठीक है। तो गाइज होपफुली अब आपको पता चल गया होगा कि कमिंग एसबीआई पीओ 2026 एग्जामिनेशन में डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखने का बेस्ट अप्रोच क्या है, बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है। इसमें मैंने आपको ईमेल को दिखाया, लिखने का सही फॉर्मेट क्या है, ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग कैसे लिखा जाए, प्रिसीज राइटिंग कैसे लिखा जाए, और सिचुएशनल एनालिसिस के क्वेश्चन को कैसे आंसर किया जाए। तो ये जो न्यू पैटर्न आपका आ गया है इन द कमिंग एसबीआई पीओ 2026 एग्जामिनेशन, जिसको लेके आपको बहुत डाउट्स था, होपफुली ये वीडियो देखने के बाद आपका सारा डाउट, सारा क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। तो अब आप 40 प्लस एम करना, क्योंकि ये जो स्ट्रेटजी के साथ अगर आप जाओगे एग्जाम में तो जरूर 40 प्लस स्कोर करोगे। और कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, एसबीआई पीओ मेंस के और सब्जेक्ट थोड़े हार्ड आते हैं, तो मेक श्योर आप इतना एम करो जिससे कि आप मेंस एग्जामिनेशन जो है क्लियर कर लो और फाइनल सिलेक्शन लो इन द कमिंग एसबीआई पीओ 2026 एग्जामिनेशन। तो गाइस अगर अभी भी आपकी कुछ डाउट रह गई होगी डिस्क्रिप्टिव पेपर में तो मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ लेना, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर कर दूंगा। लेकिन मेक श्योर अब एसबीआई पीओ 2026 की प्रिपरेशन आप फुल स्पीड से करो, क्योंकि नोटिफिकेशन अब कभी भी आ सकती है। तो मेक श्योर जो आपकी प्रिपरेशन की स्पीड है वो बुलेट ट्रेन की स्पीड से चल रही होगी, क्योंकि अब आपके पास ज्यादा टाइम बचा नहीं है। तो मैं जो भी क्वांट के मेंस की वीडियो ला रहा हूँ या प्री की वीडियो ला रहा हूँ, मेरे साथ प्रैक्टिस करो। अभी मैंने 50 अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम भी अपलोड किए हैं, और कल मैंने एसबीआई पीओ 2025 प्रीवियस ईयर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जो मेंस का, सारे क्वेश्चन को सॉल्व किए, तो उसको तो जरूर प्रैक्टिस करना। इससे जो आपका मेंस का मैथ का डर है वो भी भागेगा, और कमिंग एसबीआई पीओ 2026 में आपको कॉन्फिडेंस आएगा बिफोर द एग्जाम। तो गाइज इस तरह की और भी वीडियो आते रहेगी। टिल द टाइम कीप स्टडिंग, कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप एंजॉयिंग।